नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले देश को नक्सल समस्या से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले 8 वर्ष में हुए ढांचागत सुधार के कारण भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कल से इंदौर में शुरू होगा। उत्तर भारत के कुछ भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी और क्रिकेट में राजकोट में तीसरे और अंतिम T20 मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 229 रन का लक्ष्य रखा है। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित 3 दिन के इस सम्मेलन का आज अंतिम दिन था। इस सम्मेलन का मुख्य विचार सहकारिता संघवाद है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के समन्वय के साथ काम करना है। ये नए भारत की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले वर्ष ये सम्मेलन पहली बार धर्मशाला में आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की टीम भावना को मजबूत करने का शानदार मंच है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले पूरा देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाए। आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये समस्या लगभग समाप्त होने को है। छत्तीसगढ़ के घरों में बिजली नहीं थी, छत्तीसगढ़ में रोड रास्ता नहीं था, आदिवासी युवा हाथ में हथियार उठाकर नक्सलवाद फैला रहा था। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव में बिजली भेजने का काम, छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया, घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गृह मंत्री ने कहा कि एक ओर जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और स्कूल बनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नक्सली हिंसा का सख्ती से मुकाबला किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जनजातियों के लिए कोई काम नहीं किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 8 वर्ष में ढांचागत सुधार के कारण भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। श्री गोयल ने व्हाटन भारत आर्थिक मंच की 27वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में वस्तु और सेवा कर एक बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से बेहतर और अधिक पारदर्शी हो गई है। श्री पीयूष गोयल ने बुनियादी, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण के क्षेत्र में विकास को महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में निर्णय लिए गए। श्री गोयल ने कोविड-19 महामारी के समाधान के सिलसिले में देश के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आपदा के बावजूद भारतीय उद्योग का विकास जारी रहा और आम लोगों की सुरक्षा की पर्याप्त वस्तुएं तैयार की गई। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कल इंदौर में आरंभ होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन
का समापन 10 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी तथा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत के विश्वसनीय साझेदार है। सम्मेलन में लगभग 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 भाग होंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से कल युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्करेन-हंस सत्र को संबोधित करेंगे। जिनके सिर तो है जटाजूट और नीलकंठ में कालकोट, जय चंद्रभाल गलमुंडमाल शिप्रा तट पर श्री महाकाल। जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। है महाकाल की वसुंधरा पर सभी अतिथि का अभिनंदन अभिनंदन। और प्रगति में सभी प्रवासी भागीदार, सभी प्रवासी भागीदार। भारत के इस अमीर काल में सभी प्रवासी का आभार, सभी प्रवासी का आभार। देश की उन्नति और प्रगति में सभी प्रवासी भागीदार। भारत के इस अमीर काल में सभी प्रवासी का आभार। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंच आसान कर दी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। India is setting the right example of ensuring the inclusion of vulnerable and marginalized sections of society, strengthening economic, social and cultural rights in our journey towards digital Antyodaya. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आज नई दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी वर्षों से उत्साही और अनुशासित युवाओं का संगठन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का कारण भी है। एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र ने बिहार को मांग से अधिक यूरिया खाद की आपूर्ति की है। आज बेगूसराय में एक समारोह में श्री चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ही राज्य में यूरिया की कालाबाजारी के लिए जिम्मेदार है। बिहार की सरकार ने कहा कि हमारे को 4000 मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है, तो 4000 की जगह भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6800 मैट्रिक टन बिहार की सरकार को दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज उन्होंने 4000 मैट्रिक टन का वितरण किया, बाकी का 2800 मैट्रिक टन उनके पास आज भी स्टॉक पड़ा है। आज यहाँ का यूरिया नेपाल में जा रहा है, आज यहाँ का यूरिया बांग्लादेश में जा रहा है। मैं बिहार सरकार को चेता देना चाहता हूँ और उनको कह देना चाहता हूँ किसानों के साथ में इस तरह का ना करें। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ओडिशा के तालचेर में देश का पहला कोयला गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज तालचेर में संयंत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 5 में से 4 यूरिया संयंत्र शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तालचेर संयंत्र में यूरिया उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण तकनीक का प्रयोग होगा। इस संयंत्र के निर्माण में 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके शुरू होने के बाद देश भर के किसानों को फायदा होगा तथा यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान की वायुसेनाएं 12 जनवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जापान के हेयाकुरी सैन्य हवाई अड्डे पर होगा। भारतीय वायुसेना और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के बीच ये अभ्यास 26 जनवरी तक जारी रहेगा। देश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में कई जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। बिहार में पटना में शीतलहर के कारण 1ली से 8वीं कक्षा के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 224 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। देश में इस समय 2,509 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में भाग लेने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कांगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। कांगला का पूर्वी द्वार मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और प्रसन्नता का पथ माना जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए पास अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके लिए एक पोर्टल amantran.mod.gov.in की शुरुआत की है। राजकोट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 229 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद में नाबाद 112 रन बनाए। शुभमन गिल ने 46 और राहुल त्रिपाठी ने 35 रन की पारी खेली। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के संभावित तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार 8-8 हजार करोड़ रुपए की 2 नीलामी आयोजित की जाएंगी। पहली नीलामी इस महीने की 25 तारीख को और दूसरी 9 फरवरी को होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले देश को नक्सल समस्या से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले 8 वर्षों में हुए ढांचागत सुधार के कारण भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस
सम्मेलन कल से इंदौर में शुरू होगा। उत्तर भारत के कुछ भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।